आधी रात का वक्त हो चुका था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और तूफ़ानी हवाएं चल रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। ऐसी रात में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भागती हुई ये कार, जिसमें एक 50 साल के दाम्पत्य बैठे हुए थे। पत्नी चारों तरफ बाहर देखते हुए घबरा कर बोली, मैंने आपसे कहा था ना, हम कल सुबह निकलेंगे, लेकिन आपको तो बस अपनी ही जिद माननी होती है। आप देखिए बाहर कैसा मौसम हो गया है, अब हम क्या करेंगे। पति हंसते हुए, अरे रेणुका, तुम भी ना बच्चों की तरह डर रही हो, मौसम ही तो ख़राब हुआ है। आपने सुना नहीं, ये हाईवे भूतिया हाईवे माना जाता है और रात के वक्त इस हाईवे पर कई बार लोगों को भूत प्रेत का साया महसूस हुआ है। पवन ने एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगाए और घबराकर रेणुका की तरफ देखते हुए बोला, हाँ रेणुका, तुम सही कह रही हो। मैंने अभी अभी देखा, हमारी गाड़ी के सामने से अभी कोई बड़ी तेज़ी से निकला है। देखो जरा। रेणुका डरते हुए बाहर देखकर बोली, कहाँ कहाँ गुजरा है। रेणुका के झाड़ पर पवन हंसता हुआ बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ है भूत प्रेत का साया। लोग और लोगों की मनगढ़ंत बातें। तुम भी ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अब चलो, अगर तुम्हें आगे भी डर लग रहा हो तो आगे अगर कोई घर दिखा, होटल दिखा तो रुक जाएंगे। तभी बाहर ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और गाड़ी खराब हो गई। पवन चिढ़ते हुए बोला, अब इसी की कमी रह गई थी। पहले ही मौसम ख़राब है और अब तो गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तभी पवन को पीछे से एक साइकिल वाला दिखा। इतनी रात में किसी को इस तरह साइकिल चलाकर जाता देख पवन हैरानी से बोला, यहाँ तो कार में भी नहीं चला जा रहा है और ये साइकिल से जा रहा है। पवन ने खिड़की खोली और आवाज़ लगाकर बोला, अरे भैया सुनो ज़रा, यहाँ आसपास कोई होटल या घर मिलेगा जहाँ हम रात गुजार सकें। साइकिल वाले ने पवन और उसके बगल में बैठी रेणुका को देखा और अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसका चेहरा बिल्कुल ही बर्फ़ की तरह सफ़ेद लग रहा था। आंखें बहुत ही शांत थीं। उसने हाथ के इशारे से दिखाते हुए बोला, बस कुछ ही दूर पर एक कॉटेज है, वहाँ जाकर रुक सकते हो। शुक्रिया भाई, लेकिन तुम मुझे बताओ, इतनी रात में साइकिल से बारिश में कहाँ जा रहे हो। वैसे भी इतनी रात में हाईवे पर साइकिल से जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और साइकिल वाला उसी तरह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराता हुआ बोला, सुरक्षा का तो क्या है साहब, कौन कब कहाँ सुरक्षित है कौन जानता है। यह कहकर साइकिल वाले ने रेणुका की तरफ गौर से देखा और वहाँ से चला गया। रेणुका पवन से बोली, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसकी बातें कितनी अजीब थी। सुनो, मुझे क्या लगता है, क्यों ना हम गाड़ी में ही रह जाएं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब चाहो तुम्हें गाड़ी में रुकना है, कभी ऐसे मौसम में जाना नहीं है। अब चुप करके बैठी रहो। जल्दी पवन को भी वो कॉटेज मिल गया। पवन ने कॉटेज के बाहर अपनी गाड़ी रोकी। उस कॉटेज के बाहर एक छोटा सा पीले कलर का बल्ब जल रहा था और वो कॉटेज दिखने में बहुत पुराना था। पवन ने रेणुका से कहा, आओ संभल कर उतरो, और दोनों ही भागते हुए कॉटेज के दरवाजे तक चले गए। पवन ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई, कोई है। एक दो बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा खोला और सामने एक बुजुर्ग निकला। उसकी उम्र करीबन 85-90 साल की होगी। उसने रेणुका और पवन को देखा और बोला, क्या चाहिए। अंकल जी, दरअसल हमारी गाड़ी इस बारिश में आगे नहीं बढ़ रही है, मौसम बहुत ख़राब हो गया है, तो अगर आप हमें कुछ घंटे यहाँ रुकने के लिए जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और वो बूढ़ा उन दोनों को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ क्यों नहीं। उसने रेणुका और पवन को अंदर बुला लिया। अंदर जाकर भी वो घर वैसे ही पुराना था। आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें थीं। बूढ़े ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर बैठ जाओ। अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हैं। बूढ़ा कोने में पड़े स्टोव को जलाने की कोशिश करता हुआ बोला, हाँ, सालों से मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। तुम लोग भीग गए हो, ठंड लग रही होगी, चाय पियोगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बूढ़े ने 2 कप चाय बनाई और रेणुका और पवन को देते हुए कहा, इसे अपना ही घर समझो। रेणुका को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी वह घबराते हुए जैसे ही चाय का पहला घूंट लेने लगी, उसके हाथ से कप छूट गया और वह चिल्लाकर बोली, इसमें खून है। पवन ने कहा, क्या हो गया रेणुका, कहाँ खून है। ये चाय है, खून नहीं।
रेणुका ने देखा कि फर्श पर टूटे हुए कप के साथ चाय बिखरी हुई थी। रेणुका को लगा कि शायद वह बहुत ज़्यादा सोच रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? कप में खून कैसे हो सकता है? वह बूढ़ा हंसता हुआ बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं जो यहाँ आते हैं और उन्हें ऐसा वहम होता है। दरअसल इस घर का इतिहास ही कुछ ऐसा है। और यह सुनकर रेणुका डरते हुए बोली, इतिहास? कैसा इतिहास? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, सालों पहले यहाँ एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक आधी रात में तीनों लोगों ने उनसे मदद मांगी और रात में रुकने का आश्रय मांगा। उन्होंने दे दिया। इस बात से अनजान कि वो लोग कौन हैं। वो लोग डकैत थे और डकैती का सामान लेकर आए थे। आधी रात में जब घर का मालिक उठकर बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि बाथरूम में उसके बच्चे की लाश पड़ी थी। वह घबराकर आया और अपनी बीवी को उठाने लगा तो उसने देखा कि उसकी बीवी कमरे में नहीं है। अपनी बीवी को ढूंढता हुआ जब वह बाहर तक आया तो यहीं जहां तुम लोग बैठे हो, यहीं बरामदे में उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसने पीछे पलट कर देखा तो एक डकैत था। उस आदमी ने पूछा, यह सब क्या है? लेकिन उस घायल डकैत ने घर के मालिक के पेट में चाकू घोंप दिया और घर का मालिक भी वहीं मर गया। डकैतों ने पूरे घर में आग लगा दी ताकि सबूत मिट जाए। उसके बाद ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। वह लोग यहीं तो रहते हैं, यहीं आसपास। फिर पवन हैरानी से बोला, लेकिन यह घर जला हुआ तो नहीं लग रहा है और आप यहाँ कैसे रहते हैं? और बदले में बुढ़ा केवल हंसकर रह गया। यह सब सुनकर रेणुका बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसे वहाँ ठीक नहीं लग रहा था। उसने पवन को वहाँ से चलने के लिए कहा। उस बूढ़े की बात से पवन भी बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। इसलिए उसने बुजुर्ग से कहा, जी आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ रुकने की जगह दी। अब मौसम शायद ठीक हो चुका है। बारिश और बादलों की आवाज़ भी नहीं आ रही है। अब हमें निकलना चाहिए। बदले में वह बुजुर्ग केवल मुस्कुरा रहा था। पवन ने रेणुका से कहा, और 2 मिनट रुको, मैं एक बार बाहर देख कर आता हूँ। पवन तुरंत बाहर गया। बाहर मौसम को देखकर बोला, हाँ मेरा अंदाज़ा ठीक है, मौसम सही हो रहा है। इससे पहले वह बूढ़ा कुछ और अजीब बातें करे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पवन वापस घर के भीतर आया, लेकिन उसने जैसे ही घर के भीतर कदम रखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह घर पहले जैसा तो था नहीं। जैसे उसने देखा था, चारों तरफ मकड़ी के जाल लटक रहे थे, भीतर से पूरी तरीके से जला हुआ, और वहाँ इंसान क्या, इंसान का नामो निशान नहीं था और न ही उसे वहाँ रेणुका नज़र आ रही थी। पवन ने आवाज़ लगाई, रेणुका कहाँ हो तुम? लेकिन रेणुका की कोई आवाज़ नहीं आई। घर का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। पवन को वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन रेणुका की चिंता भी हो रही थी। पवन ने तुरंत अपने पॉकेट से लाइटर निकाला और लाइटर को जलाया। उसकी रोशनी में धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। उसे ऊपर की तरफ जाती एक सीढ़ी दिखी और पवन ऊपर की तरफ बढ़ गया। ऊपर जाते ही उसे सामने कमरा दिखा जिसमें किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। पवन को हैरानी हुई कि आखिर गुनगुना कौन रहा है, और पवन के कदम अपने आप उस कमरे की तरफ चलने लगे। कमरे में पहुंचकर पवन ने देखा कि सामने रेणुका कमरे में लगे आईने के सामने अपना बाल बना रही है। पवन बोला, रेणुका तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अभी यहाँ बाल बना रही हो? चलो जल्दी यहाँ से, यह जगह ठीक नहीं है। पवन की आवाज़ से रेणुका जैसे ही पलटी, पवन चीखता हुआ पीछे गिर गया, क्योंकि वो रेणुका नहीं थी। उसका पूरा चेहरा जगह जगह चाकू के निशान से घायल था और खून निकल रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और पवन को देखकर हंसती हुई बोली, इससे सुंदर जगह तो कोई भी नहीं है। पवन आओ, हम इसी जगह अपनी दुनिया बनाएं। और तुम्हें पता है यहाँ सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से लोग रहते हैं। देखो अपने आसपास। लोगों की अजीब सी आवाज़ सुनकर पवन ने घबराते हुए चारों तरफ देखा तो उसने पाया कि वहाँ जगह जगह रेणुका की तरह ही घायल और सफ़ेद आंखों वाले लोगों की पूरी फौज खड़ी थी।
पवन को समझते देर नहीं लगी कि ये सभी आत्माएं हैं। पवन समझ गया कि रेणुका भी इन्हीं में से एक बन चुकी है और अब पवन को अफसोस हो रहा था कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों था। लेकिन अब उसे खुद को बचाना था, इसलिए पवन उल्टे पैर कमरे से निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पवन जितनी सीढ़ियाँ उतरता उतनी ही सीढ़ियाँ बढ़ती जा रही थी। सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही थी और आखिर में भागते हुए हाँफता हुआ पवन वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और रोता हुआ बोला, आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम सब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और पवन के इतना कहते ही वो सारी आत्माएं एक साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं और पवन अपनी कान बंद करता हुआ बोला, बस करो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और तभी अचानक वो बूढ़ा पवन के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन इस वक्त वो बूढ़ा कोई सामान्य नहीं था, बल्कि उन्हें आत्माओं की तरह फटे फटे शरीर के साथ खड़ा था और चीखता हुआ बोला, हमारा क्या कसूर था? हमने क्या बिगाड़ा था जो हम बेमौत मारे गए? इस घर में आने वाला हर शख्स मरेगा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर आत्माओं ने पवन को घेर लिया और पवन की चीख से वह पूरा घर गूंज उठा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।